एवरीथिंग इज फाइन। सो हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि इंटीग्रल, हाउ इंटीग्रल इज एन एज एन इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, एंड देन उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग विथ इंटीग्रल, राइट, ऑफ मैथमेटिक्स 2 ऑफ क्लास 12। सो आज का हमारा टॉपिक पहला रहेगा कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स ऑफ इनवर्स प्रोसेस ऑफ, बोलना चाहिए, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड सेकंड हमारा रहेगा, हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला अ, हमने पहले ही ये चीज हमने डिस्कस कर लिया था कि इंटीग्रेशन क्या है, हाउ वी डू नोट द इंटीग्रेशन, इसकी फिलॉसफी क्या थी। सो पहला हम ठीक है, एंड देन आज हम स्टार्ट करें कि ये जो इंटीग्रेशन को हम एज अ इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्यों कहते हैं, या इंटीग्रेशन का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव भी क्यों होता है। ठीक है, तो इसको बहुत ही सिंपल ग्राफ की तरह समझते हैं। ठीक है, कि हमारा जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, और ये डिफरेंशिएशन के दोनों में कैसे, लाइक हाउ आर दे रिलेटेड। ओके, सो कंसिडर, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाई है, ये एक्स है। मैं यहाँ पे कहीं पे ले लेता हूँ, एक पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है ए। ओके, और मैं यहाँ पे एक ये प्लॉट करता हूँ, राइट, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, ग्राफ ये ऐसे बढ़ा, तो वी आर बेसिकली इन आवर फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि देखो, नॉर्मल होता है कि अगर 2D प्लेन में कोई भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, एंड बाय द वे ये क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट से भी स्टार्ट हुआ है, तो लाइन यहाँ से आ रही है एंड देन यहाँ से जा रही है, बट फॉर अवर विजुअलाइजेशन हम अभी फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देख रहे हैं। ठीक है, बट ये यहाँ से ये सेकंड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में से लाइन जा रही है, so इट्स अ लाइन। ठीक है, नॉट अ रे। ओके, तो हमको पता है कि 2D में कोई भी लाइन को जो एक्स एंड वाई एक्सिस पे है, मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, नाउ एज यू नो, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच मींस कि हमारा m इज इक्वल्स टू 0 होगा। ग्रेट, अगर m हमारा इक्वल्स टू 0 है, देन y इज इक्वल्स टू 0 ऑफ x प्लस c होगा। अब हमें c क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये जो लाइन है ये आपका y एक्सिस में कहाँ पे कट कर रही है, तो हमको पता है यहाँ पे y एक्सिस में यहाँ पे कट कर रही है a पे, सो आई कैन से कि c इज इक्वल्स टू a। ठीक है, सो हमारा लाइन का इक्वेशन बन जाता है y इज इक्वल्स टू a। ठीक है, दिस इज अवर लाइन का इक्वेशन विच मीन्स कि ये एक लाइन है विच इज पैरेलल टू x एक्सिस और ये इन्फिनिटी तक चल रही है। करेक्ट। नाउ मैंने जब बताया था कि जो इंटीग्रेशन होता है वो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व होता है। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व होता है। अब चलो इसका ना एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब एरिया अंडर द कर्व, ये मेरा कर्व है। ठीक है, अब मेरे को ये वाले एरिया चाहिए, दिस इज व्हाट माय एरिया वुड बी। ठीक है, अब एरिया इसका क्या होगा। ठीक है, सिंपल होता है भाई, ये
काइंड ऑफ रेक्टेंगल जैसे लग रहा है, तो मैं इसको लेंथ इनटू ब्रेथ लिख सकता हूँ। ठीक है, ये अलग कर दिया इसको, हाँ। लेंथ इनटू ब्रेथ लिख सकता हूँ। तो भाई देखो, लेंथ तो ये वाला पार्ट हो गया लेंथ। ठीक है, इसको मैं लेंथ बोल देता हूँ, दिस इज माई लेंथ। लेंथ को मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड ब्रेथ क्या हो गया, ये मेरा ब्रेथ है। ठीक है भाई, ब्रेथ तो मेरा कांस्टेंट है, देखो मेरे को यहाँ से दिख रहा है ग्राफ में। तो आई नो कि ब्रेथ मेरा कांस्टेंट है विच इज ए। ठीक है, लेंथ मेरा कांस्टेंट नहीं है, लेंथ मेरा एक्स एक्सिस पूरा एंटायर एक्स एक्सिस, तो सो विच इज फंक्शन, राइट। मतलब आई कैन से कि भाई अगर आप मेरे को जो एरिया है जीरो से लेके कोई एक पॉइंट x1 तक आप एरिया निकालो तो भी निकल जाएगा, या x2 तक एरिया निकालो तो भी निकल जाएगा, या मैं इधर भी निकाल सकता हूँ -x1 -x2। तो बेसिकली मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि एरिया इज इक्वल्स टू x इंटू ए। क्या मैं लिख सकता हूँ ये, सोच के बताऊँ। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई एरिया इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ एक्स, which is a of x is equals to a into x। समझ रहे हो उस बात को? ठीक है, अब इसको वेरीफाई भी हम कर सकते हैं कि देखो अगर मैं एरिया इज इक्वल्स टू जीरो लेता हूँ, ठीक है, मतलब जीरो पे, तो देखो एरिया मतलब एक्स इज इक्वल्स टू जीरो मतलब ओरिजिन पे देखो मेरा एरिया जीरो आता है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं ए एट वन लेता हूँ, मतलब यहाँ पे कहीं यूनिटी होगी मेरी यहाँ पे, तो मेरा एरिया क्या आता है, ए इंटू वन विच इज ए। ठीक है, जो भी आपका मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, जैसा भी आपका यूनिट है। सिमिलरली अगर मैं ए इजिकल्स टू 100 लेता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू अपना एक्स क्या है 100, तो दैट वुड बी ए 100। फिर जो भी आपका यूनिट है उसका स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या फीट में लेते हैं तो उसके हिसाब से। ठीक है, तो आपको इससे कुछ समझ में आया, मतलब मैं आपको चलो कंक्लूजन तो बाद में करते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास एक ग्राफ था, ठीक है, जो कि y इजिकल्स टू ए था। ठीक है, इसका मैंने एरिया निकाला इस ग्राफ का। ठीक है, विच एरिया निकाला और वो मेरे को मिला क्या बोलते हैं, ए इंटू एक्स। ठीक है, नाउ अब थोड़ा ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा ना नोमेनक्लेचर बदल रहा हूँ। ठीक है, मैं एफ ऑफ एक्स को एक एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर रहा हूँ विच इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, एक जी ऑफ एक्स डिफाइन कर रहा हूँ विच इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स। ठीक है, अभी हम इसमें बस इतना देखो, ये यहाँ तक डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हमने पहले एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स का एरिया निकाला, और एरिया जब हम निकाले तो वो हमको पता चला कि भाई वो एक फंक्शन ऑफ एक्स था। मतलब एफ ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इज अ कांस्टेंट फंक्शन ऑन वाई, मतलब वाई एक्सिस पे। ठीक है, बट जो हमारा एरिया था, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब दिख रहा है यहाँ पे। नाउ लेट्स गो विथ अ डिफरेंट एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं तो। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन अभी वन बोल देता हूँ। ठीक है, एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। सो लेट मी ऐड अ पेज ओवर हियर। ओके, डिफरेंट एग्जांपल में चलो एक वापस से एक हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अगेन यहाँ पे सारे क्वाड्रेंट में आएंगे, तो मैं अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट ही इमेजिन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे एक ऐसा अ, अ, ये ग्राफ बनाते हैं और इस
ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, और ये एक लाइन है। ठीक है, ये लाइन है जिसका स्लोप m है। ठीक है, सो अगेन अगर ये एक लाइन है तो लाइन को हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि m1 है तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी है। अब कांस्टेंट c पता लगाना है, सो एज वी कैन सी ओवर हियर, क्योंकि ये ओरिजिन से निकल रहा है तो इस ये कहीं पे भी y एक्सिस में कहीं पे कट नहीं रहा है, इंटरसेप्ट नहीं है, सो मीन्स c अपना 0 है। सो इट इज बेसिकली y इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, ठीक है। एंड अगेन ये मैंने यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया, इसको आप इधर भी पीछे खींच सकते हैं, बट फॉर द विजुअलाइजेशन एंड कंसेप्ट हम अभी यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। बट अगेन ये यहाँ ऐसे तक जा रहा है। ठीक है, लिमिटलेस साइन है, दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकता हूँ इसको। ओके, अब अगेन मैं इसका एरिया निकालता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब ये एम स्लोप इसका 1 है तो ये देखो ये तो आपका 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो देखो मैं यहाँ पे भी एरिया निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी एरिया निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी एरिया निकाल सकता हूँ, कहीं पे भी एरिया निकाल सकता हूँ। ओके, यहाँ तक बढ़िया। चलो, ठीक है, अब एरिया निकालते हैं। ठीक है, एरिया एक ट्रायंगल का, ये देखो ये तो ये प्रॉपर आपको राइट हैंडेड ट्रायंगल ही दिख रहा होगा वैसे तो। ठीक है, तो इसका क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, नाउ ये हाफ मैंने लगा दिया। ठीक है, बेस क्या है, मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे कहीं पे एक ले सकता हूँ एक्स पे। ठीक है, मतलब एक्स तो पूरा जा रहा है, तो किसी एक एक्स पे ये मेरा, या चलो x1 मान लो। ठीक है, ये x1 मेरा बेस है। ठीक है, हाइट क्या होगा, इस x1 पे मेरा हाइट y1 होगा। ठीक है, तो ये मान लो y1 है, बट वी नो दैट फ्रॉम दिस कि भाई y1 इज इक्वल्स टू x1, राइट। y1 इक्वल्स टू x1 है, ये हमारा, क्योंकि ये हमारा लाइन का इक्वेशन है। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि y1 is equals to x1, so I can replace ये वाले y1 को x1 से। so what I'm ultimately getting over here is ये x1 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, x1 स्क्वायर बाई 2, ये आपका निकला एरिया। ठीक है, फिर अगेन हम थोड़ा सा नोमेनक्लेचर यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं, खेला करते हैं। ठीक है, नाउ मैं बोलता हूँ कि भाई एफ डैश ऑफ एक्स एक डिफाइन करता हूँ फंक्शन। ठीक है, जिसको बोलता हूँ y है, एंड सिंस वी नो दैट कि y इज इक्वल्स टू x, सो आई कैन से f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। ठीक है, देन मैं g डैश ऑफ x इमेजिन करता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया। ठीक है, एंड अगेन ये कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जो कुछ बच्चे हैं जो पहले से पढ़ के बैठे हुए हैं, तो दिस ये वाला एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एंड ये वाला एफ डैश ऑफ एक्स एंड जी डैश ऑफ एक्स, ये आपस में कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है, दोज आर एंटायरली इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ठीक है, मैं अलग अलग एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, हालांकि मैंने सिमिलर काइंड ऑफ मतलब जो विजुअलाइजेशन लिया ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ सके। ठीक है, सो अगेन बैक टू g dash of x, which is area, and so एरिया मुझे यहाँ पे पता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। देखो अब ये मैंने x1 इसलिए लिया था कि भाई थोड़ा सा अलग से दिखाने के लिए, बट x1 बेसिकली x पे ही लाई कर रहा है। सो x1 takes all the real values which are lying on x axis, so I can replace x1 with x because x itself is a real number जो कि सारे रियल नंबर कंज्यूम कर सकता है, करेक्ट। तो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब दोनों एग्जांपल देखते हैं। ठीक है,
ये आपका एग्जाम्पल वन था, ठीक है, ओके। और ये हमारा एग्जाम्पल टू था, ठीक है। अब हमने जो डेफिनेशन पढ़ा है उसके हिसाब से इसको हम थोड़ा सा रिलेट करने का कोशिश करते हैं। तो ये आपका आता है फ्रॉम एग्जाम्पल वन। फ्रॉम एग्जाम्पल वन से हमें क्या दिखता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स, ठीक है। एंड ये ऐसे कर लेते हैं। एंड एग्जाम्पल टू में हमने देखा कि ये आपका है एक्स एंड ये आपका है एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। नाउ बाय डेफिनेशन हमने बोला था कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो अगर मैं ऑन नोटेशंस ऑफ इंटीग्रेशन लिखता हूँ तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ द कर्व ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। एंड ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स, ठीक है, एफ प्राइम ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल्स टू जी प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है। अब ये दो आपस में ये इन दोनों को मतलब अ, हालांकि डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा कि हम जस्ट टाइम बचाने के लिए प्राइम से डिनोट कर देते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे वो मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है। आई कुड हैव टेकन दूसरा वेरिएबल बट जस्ट थोड़ा विजुअलाइजेशन क्लियर हो। तो अब ठीक है, अब अगर मैं नॉर्मल, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो अगर मानो कि मैं ये जी ऑफ एक्स को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या मुझे ए मिल जाएगा? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जी प्राइम ऑफ एक्स को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या मुझे ये मिल जाएगा? ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से इसमें आपको विजुअलाइज कराना चाहता था कि ये इसको इनवर्स क्यों कहते हैं, ठीक है। आपको ग्राफिकली समझ में आ रहा है, ठीक है, ग्राफिकली समझ में आ रहा है, समझे? ओके। तो ओके, तो ऑन सिमिलर ग्राउंड्स मैं ये भी कह सकता हूँ, ठीक है, कि भैया डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एंड सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स इज डैश ऑफ एक्स, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। तो अब किसी ने अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो उसको आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा कि एक हम जब सिंपल रूल जब भी अपन फंक्शन या प्लॉट करते हैं तो कि भाई अगर कोई भी एक कांस्टेंट फंक्शन है उसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरे को एक लीनियर फंक्शन मिलता है, मतलब स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। और अगर स्ट्रेट लाइन को ये स्ट्रेट लाइन को, ठीक है, स्ट्रेट लाइन को फर्दर इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को एक पैराबोला मिलता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पैराबोला को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, एंड देन स्ट्रेट लाइन को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे को क्या बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन मिलता है। वही चीज आप क्या इधर देख पा रहे हो? देखो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन था, उसको मैंने इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो मेरे को देखो इंटीग्रेट करने में क्या मिला, ये ए ऑफ एक्स। तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन है? ऑफ कोर्स है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो ना कि ये आपका कोई फंक्शन जी ऑफ एक्स है, ठीक है,
ये कुछ ऐसा जा रहा है जहाँ पे जिसका स्लोप इजिकल्स टू ए है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है। तो अल्टीमेटली क्या दिख रहा है आपको, मतलब एक स्लोप दिखा। सिमिलरली ऑन दिस एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको जो एरिया मिलता है ये बेसिकली पैराबोला ही तो है, ठीक है। इस ये जी ऑफ एक्स को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये आपका अगर जी प्राइम ऑफ एक्स है, ठीक है, तो ये बेसिकली ये वाला पैराबोला ही है। आई एम सॉरी, जीरो से जाएगा ये, अ, ठीक है, जीरो से जाएगा, ठीक है। अब ये 1/2 आपको बताता है कि इसकी कॉन्केविटी कितनी ज्यादा क्लोज होगी टुवर्ड्स दी वाई, मतलब कि टुवर्ड्स दी वर्टिकल, या कितना ज्यादा ब्रॉड होगा, ठीक है। बट दैट इज नदर द केस, बट ये चीज तो समझ में आ रहा है ना। 1/2 इज जस्ट द कोफिशिएंट, ओके। बट एक्स स्क्वायर तो ऐसे इसका ग्राफ ऐसे ही प्लॉट होगा। तो अगर व्हाट आई मीन टू से इसकी ये जो ग्राफ है इसको अगर आप इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हो तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट किया तो आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन समथिंग लाइक दिस, ऐसा मिलेगा मुझे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आपने देखा भी कि भाई ये देखो एफ डैश ऑफ एक्स को हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया था, एक्स, ठीक है, जो भी ओरिजिन से निकल रही है ये ओरिजिन है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई these are the graphical visualization to make you understand कि भाई why we say कि integration is an inverse of differentiation, ठीक है, and vice versa, and how we relate, like ये दोनों में relation कैसे होता है। now इसका थोड़ा सा एनसीईआरटी लेवल पे हम देख लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, ओके। सो ओके, नोटेशन नोटेशन देखते हैं, ठीक है। नोटेशन में वी कैन राइट कि हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स, एंड देयर इज अ फंक्शन विच इज जी ऑफ एक्स, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलस टूल जो कि हमारा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन है, हम इनको एक दूसरे में किस तरीके से हम लिख सकते हैं, ओके। सो बेसिकली वी कैन राइट इन दिस मैनर कि ठीक है, ये इसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हो क्या रहा है कि कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ एंड देन मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मुझे वही फंक्शन वापस मिल जा रहा है। सो दैट इज व्हाट द एम ऑफ इनवर्स। इनवर्स जब भी हम मैथमेटिक्स में कहते हैं तो यही होता है कि एक फंक्शन में मैं एक टूल लगा रहा हूँ, एक टूल इंटीग्रेशन का, उसके बाद एक और टूल लगा दिया डिफरेंशिएशन, तो अल्टीमेटली मुझे वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स मिल गया। तो अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि अब ये टोटल ये जो इंटीग्रेशन है इसको मैं जी ऑफ एक्स से डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो, so this is how f of x and g of x are related। तो समझ में आ रहा है ना। तो अल्टीमेटली वी कैन ऑल्सो से कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस g of x, ठीक है। सो दीज आर द नोटेशंस, ठीक है। ये काफी स्टैंडर्ड नोटेशन है जो आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएंगी, ठीक है। जस्ट टू रिमेम्बर या रियलाइज की हाउ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन और इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है।
and with considering all such points in common, ठीक है कि एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, हम कुछ इंटीग्रल्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, विल डिफाइन फ्यू इंटीग्रल्स। ठीक है, व्हाट आई मीन टू से बाय दैट कि अगर आपको बोलते हैं कि भाई मुझे आप साइन ऑफ एक्स का, ठीक है, इंटीग्रेशन पता करके दो कि क्या होता है। ठीक है, सो देर इज नो मैथमेटिकल वे फ्रॉम द रूट टू कैलकुलेट इंटीग्रेशन। ठीक है नहीं। हम बोलते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये पढ़ लेते हैं बच्चे, रट लेते हैं, बट ये समझते नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा आया क्यों। ठीक है, अगेन यूनिवर्स में, ठीक है, यूनिवर्स में साइन कर्व पहले आया। ठीक है, साइन कर्व का अध्ययन करने के लिए कैलकुलस में जो पहला टूल डेवलप हुआ वो डेवलप हुआ डेरिवेटिव। ठीक है, अब क्रोनोलॉजी समझो। ठीक है, यूनिवर्स में पहले फंक्शंस आए। ठीक है, उसमें से एक फंक्शन जिसका एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं, सपोज साइन एक्स आया। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिशियंस ने डिफरेंशिएशन, मतलब बीच में और भी बहुत सारे रिसर्च वर्क हुए होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट तो नहीं होता मैथमेटिक्स में, डिस्कवरी होती है, तो रिसर्च ही हुआ होगा। तो उसके बाद एक कैलकुलस टूल आया जिसको हमने डिफरेंशिएशन बोला। ठीक है, ये प्रीवियस चैप्टर में हमने देख चुका है। अब वी नो कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स रिस्पेक्ट टू dx इज cos x। दिस इज अ नोन थिंग, ये नोन है। कहाँ से नोन है? ये वाले पहले जो टूल्स है उससे नोन है। ठीक है, अब क्योंकि ये नोन है ना, क्योंकि ये नोन है, और हमने अब इंटीग्रेशन जब टूल बना रहे थे, जब इंटीग्रेशन का टूल बन रहा था, ठीक है, और इंटीग्रल्स बोले कि डिफाइन करने इंटीग्रेशन के लिए, तो हमने इंटीग्रेशन टूल बनाते वक्त मैथमेटिशियंस ने एक और प्रॉपर्टी देखी कि भाई दीज आर दी एंटी डेरिवेटिव्स बेसिकली। और ये एक तरीके का इनवर्स प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, एक तरीके का इनवर्स प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो टू सिंप्लीफाई उन्होंने ये बोला कि भाई इंटीग्रेशन का एक सोलार सिस्टम या एक यूनिवर्स में इंटीग्रेशन का अगर मैं कुछ हम्म, एक खुद का सोलार सिस्टम बनाना चाहता हूँ, तो आई कैन डिफाइन कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, ऑफ कोर्स विद सम कांस्टेंट सी। ये सी मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ क्यों लिखते हैं मतलब। सो व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज कि भाई ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये चीज आपको याद करनी नहीं पड़ेगी अगर आपको ये चीज पता है। समझ रहे हो? ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर द रूट कॉज ऑफ दैट
एनालिसिस। ठीक है, मैथ्स में आपको कहीं पे भी क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक्स आपको नहीं बताएगा। ठीक है, मतलब इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट। वो कहीं ना कहीं से एक फंक्शन डिफाइन करेगा जिसको वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएगा, उसको डिफरेंशिएट करेगा और वो घुमा फिरा के लेके आएगा, तो वो एल एच एस इजिकल्स टू आर एच एस करेगा। ठीक है, बट आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि क्यों यहाँ पे बुक में भी आपको इंटीग्रल्स, आपको जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है वो आपको दिए हुए हैं, एंड टीचर विल आस्क यू टू भाई थोड़े से याद मत करो। मेरे टीचर ने तो कभी याद करने नहीं बोला था। इट्स काइंड ऑफ कि क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व करो सो दैट वो आपके मसल मेमोरी या एकदम डायरेक्ट इंस्टिंक्ट में आ जाए। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड कि अगर मैं बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x, हालांकि यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये माइनस होना चाहिए। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ sin x will be माइनस ऑफ cos x प्लस c। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे इंटीग्रल्स हैं प्रेजेंट। ठीक है, कुछ मैं आपको लिख देता हूँ एंड द रेस्ट यू कैन फाइंड ओवर हियर इन दी एनसीईआरटी बुक। फॉर एग्जांपल इसका प्लस सी, देन नॉर्मल वन यूनिटी का इंटीग्रल होता है एक्स प्लस सी। देन हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर ले, cos x dx का होता है sin x प्लस सी, देन sin x का होता है माइनस cos x प्लस सी, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं जाते जा सकता हूँ। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग बैक टू फ्यू प्रॉपर्टीज। तो एक प्रॉपर्टी तो हमने पहले ही बता दिया कि भाई ए इनवर्स होता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से आप कह सकते हो कि अ, दूसरा प्रॉपर्टी है अ, अगर इस तरीके से आपको कुछ भी लिखा हुआ दिखता है तो यू कैन अल्टीमेटली से कि एफ ऑफ एक्स, मतलब ये इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, ये दूसरा प्रॉपर्टी हालांकि अ, काफी कुछ बताने लायक है नहीं इसमें। इसका प्रूफ भी काफी सिंपल सा है, यू कैन सी इट ओवर द बुक इटसेल्फ। सो काइंड ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशंस आर काइंड ऑफ लीनियर काइंड ऑफ टूल्स होते हैं। सो ये आपको जितने भी आपके नॉर्मल एनालिटिकल सुपर पोजिशन जो थ्योरम्स होते हैं वो होते हैं, मतलब कि दे सेटिस्फाई, राइट। सो अब मतलब ये जो चीज है ये अल्टीमेटली क्या है, ये रहा है कि भाई यहाँ पे कोई एक टूल, मैथमेटिकल टूल बॉक्स है। ठीक है, और यहाँ पे एक कोई एक मैथमेटिकल टूल बॉक्स है। ठीक है, दोनों टूल बॉक्स सेम है। ठीक है, दोनों टूल बॉक्स सेम है। तो इसमें मैं यहाँ पे एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स घुसाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं फंक्शन जी ऑफ एक्स घुसाता हूँ। ठीक है,
अब ये कह रहे हैं कि अब यहाँ से कुछ एक आंसर निकलता है के वन, समझ लो। यहाँ से कुछ एक आंसर निकलता है, एक मिनट ऐसे समझते हैं। यहाँ से कुछ एक आंसर निकलता है के वन, यहाँ से कुछ एक आंसर निकलता है के टू, और ये इक्वेशन बोलता है कि भाई के वन इज इक्वल्स टू के टू है। तो भाई अगर के वन इज इक्वल्स टू के टू है, एंड हमको पता है कि ये जो टूल है दोनों सेम है, तो फॉर दैट थिंग इन माइंड कि भाई एफ ऑफ एक्स ये वाला भी काइंड ऑफ सेम ही होगा, ठीक है, प्लस सम सी। मैं मोस्टली यहाँ पे dx नहीं लिखता, इट इज अंडरस्टैंडेबल, तो समझ जाना अगर मैं dx नहीं लिखा तो यहाँ पे dx है, सो ठीक है। हम ये c को फिलहाल के लिए यहाँ पे भी इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब या आई फर्दर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आई लेट यू इमेजिन कि व्हाट एग्जैक्टली कांस्टेंट सी इज, या ठीक है हम इसी प्रॉपर्टी के एंड में ही जब प्रॉपर्टी हमारे सारे एंड हो जाएगा, सो आई लेट यू विजुअलाइज कि व्हाट इज सी कांस्टेंट ओवर हियर, ठीक है। देन एक थर्ड प्रॉपर्टी आपका ये होता है कि नॉर्मल एडिटिविटी वाली प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। तो एडिटिविटी वाली प्रॉपर्टी सिंपल कहती है कि भाई कोई एक इंटीग्रैंड, ये इंटीग्रल के अंदर आप जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स को साथ में इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो इट इज सिमिलर टू से कि भाई इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो दे आर मतलब दे आर वन ऑफ द सेम थिंग्स, ओके। यू कैन थिंक ऑफ इट, बट लाइक कि किस तरीके से आप इसका प्रूफ कर सकते हैं, बट मोस्टली इन दिस प्रॉपर्टी लाइक इन सब प्रॉपर्टीज का प्रूफ नहीं आता है, ठीक है। देन होता है फिर एक दूसरा प्रॉपर्टी आता है मल्टीप्लिकेशन विथ कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन विथ कांस्टेंट। सो व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज कि आपके पास कोई एक इंटीग्रेशन है जहाँ पे कोई एक कांस्टेंट के है जो कि मल्टीप्लाइड है फंक्शन एक्स के साथ, उसका आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो सिंपल भाई ये कांस्टेंट की को इंटीग्रल के बाहर निकाल के लेके आ जाओ, ठीक है। इसको एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा लिख सकते हो, सो दीज आर एग्जैक्टली द सेम थिंग। सो यहाँ पे कांस्टेंट के इज नथिंग, ये एक तरीके का कोफिशिएंट ही है, ठीक है। सो वेर एवर यू फाइंड नाउ, हाँ ये चीज अच्छा एक और चीज याद आ गई, सो मैं बता दे रहा हूँ कि दिस ये जो कांस्टेंट के है ना, दिस कांस्टेंट के इज विथ रेस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो मतलब अभी आप हायर नहीं पता, अगर आप हायर अलजेब्रा या कैलकुलस आप पढ़ोगे तो यू मे फाइंड अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू सम वॉल्यूम, ठीक है, बट उसको अलग अलग तरीके से हम ट्रीट करते हैं। तो whenever we say constant k over here, कुछ बोलते हैं कि भाई ये जस्ट एक कोफिशिएंट होता है, लाइक ए बी सी डी, या कोई वन टू थ्री फोर फाइव, या कुछ भी, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये अगर आप dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो एफ ऑफ एक्स को, ठीक है, सो दिस k शुड नॉट बी अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है देन यू कैन टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रेशन एंड यू कैन सॉल्व इट, बट इफ इट इज देन ये गड़बड़ हो जाएगा। सो व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने आपको ये बोला, ठीक है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। अब अगर इफ कि k इज अ फंक्शन ऑफ k को मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूँ, k मेरा कोई एक फंक्शन है p ऑफ x, ठीक है। तो p ऑफ x into f of x, this is not equal of saying f of x dx, भाई ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ अगर ये p of x अगर कोई कांस्टेंट होता, जैसे a b c पूरा अल्फाबेट, गामा बीटा
डेल्टा, ठीक है, ठीक कुछ भी, या 1 2 3 4 पाई, पाई/2, तो उस सबको आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, बिकॉज all these constants are not function of x, but if they are, then you should understand उसको अंदर रखना है, ठीक है, बाहर नहीं निकालना, मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करना है, ओके। सो these are the basic properties, and ओके, हाँ, इसमें एक एक और चीज इसी से रिलेटेड है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिले, जैसे मैंने ऊपर बताया, दिस इज नॉट इक्वल ऑफ सेइंग कि भाई ऐसा कर दो, ये गलत है। हो सकता है कुछ सिनेरियो में कुछ फंक्शंस आपको ऐसे दिख जाए कि आपको दोनों के आंसर सेम मिल जा रहे हैं दोनों तरफ से आप इंटीग्रेट करने से, बट दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसका लिमिट अलग हो, इसका लिमिट अलग हो, ठीक है। तो जब भी इस तरीके के फॉर्म में, इट्स बेटर कि आप इसको इस तरीके के फॉर्म में रख के ही इंटीग्रेट करें, अनलेस एंड अनटिल द एक्सप्रेशंस आर बाइफरकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लस या माइनस, ठीक है, मतलब कुछ ये दो को अगर आप रिजॉल्व कर रहे हो और ये कुछ इस तरीके के फॉर्म में आ गए, अगर इस तरीके के फॉर्म में आ गया तो आप इसको अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है, ओके, फिर ये सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे, ओके। नेक्स्ट मैंने बोला था कि व्हाट इज द सिनेरियो विथ कांस्टेंट सी, ठीक है, तो या कांस्टेंट सी सिमिलरली बताता है कि भाई व्हाट वाज योर पास्ट, ठीक है, सी का सिंपल मतलब ये होता है कि भैया आपका पास्ट क्या था मुझे ये बताओ, एंड सी तभी आता है व्हेन यू आर डूइंग एन इनडेफिनेट इंटीग्रल। सो देखो, ये आपका सांप है इंटीग्रेशन का, अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इधर और इधर, इधर और इधर, मतलब इस तरीके से कुछ डिफाइंड है, सो दिस इज योर इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, बट अगर यहाँ पे कोई एक लिमिट दिया हुआ है ए से लेके बी पे, ठीक है, तो देन इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल वेयर like a and b is a and b are real, ठीक है, और रियल फॉर एक्स, ठीक है, सो दिस इज अ इनडेफिनेट, दिस इज अ डेफिनेट, सो जब भी हम कांस्टेंट सी लगाते हैं, सी हम ऑलवेज इनडेफिनेट के साथ ही लगाते हैं, ठीक है, डेफिनेट के साथ हम नहीं लगाते हैं, बिकॉज हम ड्यूरेशन एक ड्यूरेशन के लिए हमको उसका एरिया पता या इंटीग्रेशन करना रहता है, व्हाट आई मीन टू से इज कि इस तरीके से समझते हैं, ग्राफ से समझते हैं कि ये आपका x है, यहाँ पे आपका कोई एक फंक्शन f ऑफ x है, ठीक है, मतलब ये एक्चुअली y एक्सिस है, y एक्सिस को मैं इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिख देता हूँ, अब मैं यहाँ पे ऐसा कुछ बनाता हूँ, ठीक है, अब क्वेश्चन मुझे कहता है कि भाई इसका तुम इंडेफिनेट इंटीग्रल निकालो, मतलब ये निकालो, इंडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि आई डोंट नो कि भाई स्टार्ट कहाँ से करना है, किधर से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करूँ, ठीक है, मैं मतलब ये कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं यहाँ आई कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, और आई कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड एंड ओवर हियर, ठीक है, और आई कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर एंड एंड ओवर हियर, सो आई डोंट नो द डेफिनेट पाथ,
ठीक है। मुझे नहीं पता कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए करना है या यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए करना है। तो दैट इज इनडेफिनेट। तो इन इनडेफिनेट में कांस्टेंट सी की इसलिए जरूरत पड़ जाती है कि ये पता लगाने के लिए कि भाई क्या उसके पास्ट में अ, अम, अम, मतलब उसके पास्ट में वो कोई एविडेंस छोड़ के गया था कि नहीं छोड़ के गया था। ठीक है। बट इन केस ऑफ डेफिनेट हमको इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या करूंगा उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जान के? मेरे को तो उसके प्रेजेंट से काम है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ये इसका प्रेजेंट है। आई डू नॉट नीड टू केयर अबाउट कि भाई इधर इसने क्या किया इधर इसने क्या किया। व्हाट विल आई डू? क्वेश्चन बोला है भाई ये ना मुझे उसके पास्ट का पता ना उसके मेरे फ्यूचर का पता, भाई तुम बस प्रेजेंट बताओ मेरे को। बट इनडेफिनेट में ऐसा कुछ कहता ही नहीं है। ठीक है। तो दैट इज द किट नाउ। ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग हो गया। इसको थोड़ा सा एनालिटिकली सोचते हैं कि क्यों, कैसे। ओके। ठीक है। तो काइंड ऑफ हम प्रीवियस जो हमने एक्सप्लेनेशन लिया था वहीं से हम एक एग्जांपल उठाते हैं। तो सपोज ये हमारा जी ऑफ एक्स है जिसको मैं डिफाइन करता हूँ कि भाई और हम्म, ये, हम्म, हाँ, हम एफ ऑफ एक्स को मैं डिफाइन करता हूँ एक्स है। ठीक है। और मुझे बोला गया है कि भाई इंटीग्रेशन पता लगा के दो कि भाई ये क्या होता है। सो वी नो डेट कि अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो आई कैन से इनडेफिनेट है। सो एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे नीचे डाला। ठीक है। एंड आई नो कि भाई ये होता है इसका पावर यहाँ पे 1 है तो ये 1 + 1 हो जाता है एंड देन ये ऐसा हो जाता है। ठीक है। तो आई विल गेट x² / 2 विथ सम कांस्टेंट c ओवर हियर। ठीक है। तो बेटर राइट दिस वे सम c। ठीक है। ये हो गया। सो अब मैं इस पूरे चीज को कुछ जी ऑफ एक्स से डिफाइन कर देता हूँ कि भाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² / 2 प्लस सी। ठीक है। अब प्लॉट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है। दोनों ग्राफ को। तो एफ ऑफ एक्स को मैं यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। ये एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है। ठीक है। अब ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है। तो अब ये ग्राफ ये ऐसा कुछ जा रहा होगा और ये ऐसा कुछ जा रहा होगा। ठीक है। ओके। So this is my f of x. Now हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब देखो c कुड बी पॉजिटिव, c कुड बी नेगेटिव। अभी मान के चलते हैं कि c मेरा पॉजिटिव है। ठीक है। अगर c मेरा पॉजिटिव है तो मेरा ये जो g ऑफ x का ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। सो this is my origin, this is my x-axis, and this is my g of x is equals to x² + 2 plus c, and this is my intercept c if c is positive। ठीक है। if c is greater than or equal to 0। ठीक है। और ये मेरा g of x है जो ऊपर जा रहा है ये वाली लाइन। अब देखो। अब ये जो मैंने प्लॉट किया इंटीग्रेशन को,
ठीक है। अब भाई एफ ऑफ एक्स तो मेरे को पता था, उसको जब मैं इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद मुझे, क्योंकि ये इंडेफिनेट था, ठीक है, इंडेफिनेट था, मुझे ये नहीं पता था कि भाई ये जो ग्राफ आपको दिख रही है, ठीक है, ये ग्राफ का आपको क्या बोलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटीग्रेट करना, मतलब अ, ये ये नेगेटिव एक्सिस से लेके पॉजिटिव एक्सिस तक इंटीग्रेट करना, या यहाँ से लेके यहाँ मुझे कुछ नहीं पता हुआ था, ठीक है, आई वॉज नॉट नोइंग इट। मुझे बस बोला गया कि भाई इस चीज को इंटीग्रेट मारो। अब इंटीग्रेट मारा तो मुझे एक जो फंक्शन मिला, अब इस फंक्शन में एक जो कांस्टेंट सी आया, क्योंकि मुझे इस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ पता नहीं था, तो मैंने कंसिडर किया कि भाई सी मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, और मैंने ग्राफ इस तरीके से बना दिया। सो ये सी ये बताने की कोशिश करता है कि भाई जी ऑफ एक्स में अगर आप मेरे को कोई बाउंड्री कंडीशन देते हो, ठीक है, उस हिसाब से मेरा जी ऑफ एक्स मेरे ये वाई एक्सिस में ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो जाएगा। कैसे? ऐसा देखो, अभी हमने ऊपर क्या मान के चला था कि भाई मेरा सी क्या है, पॉजिटिव है। अगर मेरा सी नेगेटिव है तो कैसा दिखेगा? अगर मेरा सी नेगेटिव है तो भाई ये ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, आप ये प्लॉट करके चेक कर सकते हो, ये कुछ ऐसा जाएगा। तो अब क्वेश्चन में अगर बोलता है कि भाई आपको ये सी का वैल्यू निकालना, तो दे मस्ट हैव बी दे मस्ट बी गिविंग यू सम बाउंड्री कंडीशंस कि भैया ठीक है, आप अब ये जो आपने इंटीग्रेशन आपने इंडेफिनेट का पता लगा के दिया है, इसका जो ग्राफ है, आई नो कि द ग्राफ वुड बी समहाउ लुकिंग लाइक दिस, इसका कर्वेचर डिफाइंड है, इस इस तरीके से दिखेगा, बट मुझे ये नहीं पता कि ये ग्राफ अल्टीमेटली, इस ग्राफ का जो मैक्सिमम नहीं, जो मिनिमम पॉइंट है वो कहाँ पे है, ठीक है। अब मिनिमम पॉइंट क्योंकि मुझे पता नहीं है, तो यू नीड टू गिव मी एटलीस्ट सम डाटा कि भाई मैं ये बता पाऊँ कि इस ग्राफ का मिनिमम पॉइंट क्या है, और इन फिलोसॉफिकल टेंस मुझे ये बताओ कि भाई ये ग्राफ अल्टीमेटली इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, ठीक है, मतलब कहाँ है इसकी गहराई, कहाँ है इसका हिस्ट्री, कहाँ है इसका पास्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको बोलेगा कि भाई देख, जो इंटीग्रेशन तेरा निकला है, ठीक है, वो इंटीग्रेशन मैं बोलता हूँ कि जब जी ऑफ जीरो इजिकल मतलब कि जी ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो होगा, मतलब ये जो तेरा इंटीग्रेशन में जो तेरा जी ऑफ एक्स है, जब जी ऑफ एक्स जीरो से पास हो रहा होगा तो उसकी वैल्यू जीरो हो रही होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, तो व्हाट आई विल गेट कि 0/2 प्लस सी, विच मीन्स कि सी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो हमको ये पता चला कि अल्टीमेटली हमारा जो जी ऑफ एक्स है, विच इज नथिंग बस जस्ट एक्स स्क्वायर बाई टू, एंड ये एक्चुअली में ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगर ये पता नहीं रहता तो सी का वैल्यू मैं कुछ भी डिफाइन कर सकता था, कोई भी रियल नंबर डिफाइन कर सकता, प्लस माइनस √2 √3, तो ये ऊपर नीचे उस हिसाब से ऊपर नीचे जाते रहता, बट हाँ ये चीज सेम रहती, ये चीज सेम रहती, बट ये ऊपर नीचे जाता रहता, तो बेसिकली मैं उसका पास्ट को बदलते रहता। with the help of C, I was like I would be changing इस ग्राफ का पास्ट, एंड सो डस, क्योंकि मैं इस ग्राफ का पास्ट बदल रहा हूँ, मतलब लीस्ट पॉइंट बदल रहा हूँ, मैं अल्टीमेटली इस ग्राफ का आगे जाके इसका जो फ्यूचर होगा उसको उतना ही मतलब कि उतने ही क्वांटिटी से, मतलब सी नेट से ही एडिशन दे दे रहा हूँ, समझ रहे हो, मतलब सपोज यहाँ पे सी इज इक्वल टू जीरो था, अब अगर ग्राफ सी पॉजिटिव होता तो ये कुछ यहाँ से निकलता, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पे, ये पॉइंट कहीं इधर ऊपर आता, यहाँ पे आता, तो ये जो शिफ्ट है ये सी का शिफ्ट होता ना। सिमिलरली अगर मैं नीचे कर देता इस ग्राफ को, तो ये वाला जो पॉइंट था
ये पॉइंट इधर आ जाता, तो ये वाला जो पॉइंट था ये कहीं इधर आ जाता, तो अल्टीमेटली मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिमिलरली मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका ओरिजिन पता, मतलब कि ग्राफ सी बताता है कि भाई उसका पास्ट क्या है, सो इफ यू नो द ग्राफ का पास्ट, यू आर एबल टू डिटरमाइन उसका प्रेजेंट एंड उसका फ्यूचर। ओके, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कांस्टेंट सी जब आपका लिमिट नहीं दिए होते। ठीक है, मीनिंग व्हेन वी आर सॉल्विंग एन इंडेफिनिट इंटीग्रल, बट ये दिक्कत नहीं आती इफ यू आर सॉल्विंग एट अ पर्टिकुलर बाउंड्री विच इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल्स। हम इसके आगे क्वेश्चन बहुत सॉल्व करेंगे, राइट? एंड ओके, so if you have any doubt, you can comment on us and we'll get back to you as soon as possible. Okay, बढ़िया।